बच्चों, पिछले दिन हम लोग सर्वांग समता के बारे में समझ चुके थे। सर्वांग समता का मतलब था कि सभी अंग बराबर, दो ऐसी आकृति जिसके सभी अंग बराबर हैं। उदाहरण के लिए ये हाथ और ये हाथ, सभी अंग बराबर थे। आज उसी का थोड़ा सा विकसित रूप हम लोग देखते हैं कि सर्वांग समता, सर्वांग सम आकृति ही अगर दो भाग में बटी हुई है, यानी किसी रेखा के एलोंग अगर सर्वांगसम आकृति है तो उसको सममित कहते हैं। जैसे कि ये रेखा है और इधर एक आकृति बनी हुई है इस तरह से, और इधर एक आकृति बनी हुई है इस तरह से, और ये दोनों बराबर है। तो उस स्थिति में अगर हम इसको मोड़ करके इसे कर देंगे तो इस तरह से मोड़ देंगे तो ये ढक आ जाएगा, ढक जाएगा, पूरी तरह से ढक जाएगा। तो ये आकृति इस रेखा के अनुदिश सममित कहलाती है। ये आकृति इस रेखा के अनुदिश सममित कहलाती है। प्रकृति में बहुत सारा ऐसा उदाहरण है। आप स्वस्थ आम का पत्ता ले लीजिए तो, और उसके रीढ़ के एलोंग, रीढ़ के अनुदिश अगर उसको फोल्ड करते हैं तो एक भाग दूसरे भाग को पूरी तरह से ढक लेगा। तो उस तरह से हम देखते हैं कि आम के पत्ते का जो रीढ़ है सो सममित रेखा हुई और वो आम का पत्ता सममित आकृति हो गई। उसी प्रकार केला का पत्ता है। प्रकृति में बहुत सारे सममित आकृतियां हैं। आप उसको खोजिए और दिमाग में बैठाइए। आज के बाद से ये सोचिए इस पर। पक्षी उड़ती हैं तो उनका दोनों पंख उसके बॉडी के एलोंग, बॉडी के अनुदिश सममित होता है, उनके शरीर के अनुदिश सममित होता है। हमारा चेहरा अगर हम देखते हैं तो ये नाक के ठीक बीचों बीच अगर हम एक रेखा खींच दें तो इसके इधर और इसके इधर जो आकृति है वो इस नाक के एलोंग जो रेखा गई है उसके अनुदिश वो सममित होती है। तो यहाँ दो चीज़ आती है, दो चीज़ें ध्यान देने की बात है कि क्या कोई आकृति सममित है, और यदि सममित है तो उसकी सममित रेखा क्या है। बिल्कुल क्लियर है कि अगर कोई आकृति सममित है तो उसकी सममित रेखा क्या है। तितली बहुत अच्छा उदाहरण है हमारी प्रकृति में कि तितली सममित होती है, वो अपने शरीर के अनुदिश। तितली की आकृति कुछ इस प्रकार से होती है। अलग अलग तितलियां होती हैं तो अलग अलग उसकी आकृति होती है, और ये इधर भी ऐसे निकला रहता है, इधर भी ऐसे निकला रहता है, दोनों तरफ बिल्कुल समान। और ये रेखा अगर हम खींच देते हैं तो इधर ये इस तरह से भी बनावट रहता है कभी कभी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर इसको ऐसे, जब तितली अपने पंख को मोड़ती है तो वो एक ही पंख दिखता है, क्योंकि एक दूसरे को इस तरह से ढक लेता है पंख कि लगता है कि एक ही पंख है। तो ये तितली सममित का उदाहरण है, सममित आकृति का उदाहरण है। लेकिन इसके ठीक बीच में जो रेखा है ये सममित रेखा हो गई। तो सममिति में हम दो चीज़ समझ रहे हैं कि क्या ये आकृति सममित है, और यदि है तो इसकी सममित रेखा क्या है। क्या ये आकृति सममित है, एक सममित है, नहीं है। और अगर है तो इसकी सममित रेखा, अगर हम इसे मोड़ते हैं तो ये नहीं मुड़े, इसको नहीं ढकेगा पूरी तरह से, ये सममित आकृति नहीं है। इस तरह से आपके दिमाग में बहुत सारा उदाहरण है जो कि आप खोज करके कलेक्ट कीजिए। 10, 20, 25 जितना अधिक हो सके आप कलेक्ट करें कि सममित आकृति क्या चीज़ है। तो हम लोग अब सममित रेखा और सममित क्या है, सममिति क्या है, ये हम समझ गए हैं। अब हम लोग ज्यामिति में देखते हैं कि सममिति क्या है। हम इसके पहले समद्विबाहु एक त्रिभुज बना रहे हैं, जो समद्विबाहु नहीं है, एक एचरंजम त्रिभुज बना दिए। तो इसमें अगर हम सममिति रेखा खोजेंगे तो इसके बीच से काटेंगे। आप कल्पना कर सकते हैं, इसको मोड़ेंगे तो इधर वाला भाग नहीं ढकाएगा। चलिए इसके बीच से इसे कर दिए तो भी हम देख रहे हैं कि इस त्रिभुज का आकार दूसरा है, इस त्रिभुज का आकार दूसरा है। इसको अगर इस लाइन के लोग मोड़ेंगे तो ये नहीं ढकाएगा और ये सममित नहीं होगा। किसी भी माध्यिका, सामने की शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाते हैं। अब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज की आकृति अलग अलग है, देखने से लग रहा है, तो ये सममित नहीं है। तो विषम बाहु त्रिभुज में सममिति रेखा नहीं होगी, यानी कि विषम बाहु त्रिभुज सममित नहीं है। अब समद्विबाहु की बात करते हैं। चलिए धीरे धीरे। त्रिभुज हमारा सबसे पहला पॉलीगॉन है, सबसे पहला बहुभुज है ज्यामिति में, इसलिए इसका उदाहरण हम लोग पहले ले रहे हैं। चलिए, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी ये भुजा और ये भुजा बराबर है। तो इसमें क्या सममित ये है,
ऐसा लग रहा है कि ये भुजा बराबर है, अगर मोड़ करके इस पर रख देंगे तो शायद सममित बन जाएगा, जरूर बन जाएगा। ये रेखा एक सममित रेखा, अगर हम ठीक सीधे लंब रूप से इस पर आधार पर लंब खींच दें या इस कोण को समद्विभाजित करते खींच दें तो ये हमारी सममित रेखा हो गई और ये आकृति हमारी सममित आकृति होगी। और इसमें हमको एक ही सममित रेखा होगा। अगर हम इसको यहाँ से इस माध्यिका को मिलाएंगे तो क्लियर है कि ये तो इस पर पड़ेगा, लेकिन ये भुजा इसके बराबर नहीं है, तो ये जो है सो इतना ही दूर तक रह जाएगा। हो सकता है कि इतना ही दूर रह जाए, इस तरह से रह जाए, तो इस तरह से ये सममित नहीं होगा। ये रेखा सममित रेखा नहीं बनेगी। हमारी समद्विबाहु त्रिभुज में एक सममित रेखा होती है। समद्विबाहु त्रिभुज में एक। अब आते हैं समबाहु, जिसकी तीनों भुजा बराबर है, तो उसमें कितनी सममित रेखाएं होंगी। आप देख रहे हैं, छोटी बात है, समझ गए होंगे, छोटी छोटी बात है, हम लोग इस पर ज़्यादा समय नहीं देते हैं, आगे भी हमको बहुत चीज़ डील करना है। देखिए यहाँ पर इसमें हम एक बनाए हैं जिसमें कि तीनों भुजा बराबर है। जब तीनों भुजा बराबर है तो ये और ये बराबर है, तो ये रेखा तो सममित रेखा होगी ही। अभी समद्विबाहु त्रिभुज की चर्चा किए थे कि ये बीच में कटा है, इसको मध्य बिंदु से मिलाया है माध्यिका को, तो इसको मोड़ेंगे तो ये बिंदु यहाँ ही जाएगा। चूँकि ये कोण और ये कोण बराबर है तो इस पर ये लाइन, इस लाइन पर ये लाइन पड़ जाएगा, तो इस तरह से ये सममित रेखा होगी। इधर वाला और इधर वाला ये सममित आकृति है। एलोंग दिस सममित रेखा, सिमेट्री लाइन। उसी प्रकार चूँकि ये भुजा और ये भुजा भी बराबर है तो इस ये माध्यिका भी सममित रेखा बन जाएगी, ये हो गई सममित रेखा। और उसी प्रकार ये तीसरी माध्यिका भी सममित रेखा हो जाएगी। चूँकि इसको इसे मोड़ेंगे तो ये त्रिभुज इसको पूरी तरह से ढक लेगा। तो ऐसा आप कागज़ का बना करके देख सकते हैं। समबाहु त्रिभुज नहीं बने कोई बात नहीं है, आयत और वर्ग तो बनेगा, उसको बना के आप देखेंगे कि सममित रेखा कितनी होती है। तो समबाहु त्रिभुज में समबाहु या समत्रिबाहु भी कह देते हैं, त्रिभुज में तीन सममित रेखा होती है। मित रेखाएं, आकृति, ये आकृति हो गई और ये सममित रेखाएं हो गई। चलिए अब आते हैं हम लोग आयत में। त्रिभुज का हम लोग समझ गए, आयत में कितनी सममित रेखाएं होंगी। हम लोग थोड़ा थोड़ा उस पर रुक करके सोचते हैं कि आयत, वर्ग, अलग अलग आकृति में कितनी सममित रेखाएं होती है। आयत में लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है, इसलिए हम लोग, और लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। अब जैसे मान लीजिए कि इसके ठीक बीच में, ये लंबाई के ठीक बीच में अगर एक रेखा हम कल्पना कर लें और इसको इसे मोड़ेंगे तो बीच में है, तो ये लंबाई और लंबाई बराबर है, तो ये भुजा, ये बिंदु इस पर आ जाएगा। क्योंकि ये कोण और ये कोण बराबर है तो ये भुजा भी इस पर पड़ जाएगी और सिमिलरली यहाँ पर ये भी पड़ जाएगा। ये भुजा, ये आधी भुजा है तो ये बिंदु यहाँ आ जाएगा। ये कोण बराबर है, ये कोण बराबर है, तो ये मैंने पूरी तरह से ये आधा भाग इस आधे भाग को पूरी तरह से ढक लेगा। तो एक सममित रेखा तो हो गई। दूसरी सममित रेखा हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, इसको ऐसे मोड़ देंगे, इसको इस तरह से मोड़ देंगे तो ये वाला भाग ढक जाएगा। इसका मतलब कि ये भी सममित रेखा होगी, 1 और 2 सममित रेखा। अब एक कल्पना करते हैं कि अगर हम इसको ऐसे मोड़ देते हैं तो क्या ये इसको ढकेगा? क्या ये इसको ढकेगा? हाँ, ये कोण और ये कोण अगर बराबर होता तब ये कोण बराबर होने के चलते ये रेखा इस पर आ जाती। लेकिन ये जो है ये छोटा कोण है और ये बड़ा कोण है, ये छोटा कोण है। तो ये इसको जब इसे मोड़ेंगे तो ये लाइन, ये भुजा जो है कुछ इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा और ये नहीं ढका पाएगा, ये नहीं ढका पाएगा, ये पोर्शन खाली रह जाएगा। यानी कि ये विकर्ण जो है ये सममित रेखा नहीं बनती है। आयत में विकर्ण सममित रेखा नहीं है। तो आयत में सिर्फ 2 हुआ, ये लंबाई के अनुदिश ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। ये लंबाई और चौड़ाई के अनुदिश हम लोग खींच सकते हैं आयत में। आयत में ये हो गया 2 सममित रेखाएं हैं। सममित रेखाएं 2 हैं। वर्ग में हम देखते हैं, आइए वर्ग में हम देखते हैं।
वर्ग में चारों भुजा बराबर होती है और चारों कोण 90 डिग्री होता है, चारों कोण 90 डिग्री होता है। अब देखते हैं इसमें, ये एक सममित रेखा हो गई, एक जैसे कि आयत में हम लोग देख चुके थे, ये 2 हो गई। हाँ, इसमें क्या होगा कि जब इसको और इसको मिला देते हैं तो ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, तो ये भुजा बराबर होने के कारण ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा, फिर ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा, ये कोण बराबर होता है। इसको जब हम ऐसे मोड़ेंगे तो ये कोण बराबर है, तो ये भुजा इस पर पड़ जाएगी और ये भुजा इस पर पड़ जाएगी। तो इस तरह से ये त्रिभुज नीचे वाला हाफ ट्रायंगल इस पूरे को बढ़िया से ढक लेगा, यानी कि ये भी एक सममित रेखा हो गई। चलिए, ये हो गया 3। और सिमिलरली इस विकर्ण को अगर हम मिला देते हैं तो ये भी एक सममित रेखा हो गई 4, यानी कि वर्ग में 4 सममित रेखा। इसको अगर ऐसे मोड़ेंगे, जब हम पतंग बनाते हैं तो इस चीज़ का अनुभव करते हैं कि इधर से भी हम मोड़ देते हैं तो ये भी ढका जाता है। वर्ग में 4 सममित रेखाएं होती हैं। तो हम देखते हैं कि आप आयत, वर्ग इत्यादि अलग अलग चीज़ में सममित रेखाओं की संख्या आप अपने से ढूंढ सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगेगा, मेंटल एक्सरसाइज, मनोरंजन होगा। मेंटल एक्सरसाइज नहीं, ये तो मनोरंजन होता है। इससे आपके सोचने की क्षमता, तर्क क्षमता ये सब बढ़ेगी। साथियों के साथ ये मनोरंजन आप कर सकते हैं। एक अब आते हैं ज्यामिति में एक बहुत अच्छी आकृति होती है वृत्त। चलिए, वृत्त में कितनी सममित रेखाएँ होंगी? वृत्त हमारा इस तरह का आकृति होता है, बिल्कुल गोल। ये गोल आकृति हो गई। अब इसमें ये केंद्र हो जाता है, यहाँ से हम लोग चाप का नोक गड़ा करके और ऐसे हम खींचते हैं तो ये जहाँ गड़ता है ये केंद्र कहलाता है, ये केंद्र हो गया। अब इस केंद्र से गुजरते हुए किसी भी रेखा को, जो कि रेखाखंड जो कि परिधि को दोनों तरफ से, ये परिधि कहलाता है। परिधि के दोनों सिरे को छुए, परिधि को 2 जगह छुए तो ये व्यास हुआ। तो इस तरह से अब इसको अगर ऐसे मोड़ेंगे तो क्लियर है कि जितना ये हाफ है उतना ही ये हाफ है, तो इसको पूरी तरह से ढक लेगा। तो ये हो गई एक व्यास हमारा हो गया, एक सिमेट्रिक लाइन हो गया। एक दूसरा यहाँ पर भी हो सकता है, तीसरा यहाँ पर भी हो सकता है, चौथा यहाँ, सब व्यास है, अनंत व्यास है, इसकी संख्याएं अनंत होती है। इसलिए इस वृत्त में अनंत परिमित रेखा, देखिए इस व्यास के एलोंग ऐसे मोड़ेंगे तो इसको ढक लेगा, इस व्यास के एलोंग मोड़ेंगे तो इसको ढक लेगा, इस व्यास के एलोंग इसको मोड़ेंगे तो इसको ढक लेगा, इसको मोड़ेंगे इसको ढक लेगा। इस तरह से हम देखते हैं कि वृत्त में अनंत सममित रेखाएँ होती हैं। ऐसे वृत्त ही एक ऐसा ये लग रहा है जिसमें कि अनंत सममित रेखाएं होंगी, तो ये इसलिए ये महत्वपूर्ण भी हो गया। चलिए, वृत्त में अनंत हो गया। अब इसी वृत्त को हम अर्धवृत्त अगर कर दें तब उसमें कितनी सममित रेखाएं? अर्धवृत्त मैंने वृत्त का आधा एक हम लोग ये बना लेते हैं। मान लीजिए इस तरह से बन गया, ये हमारा हो गया अर्धवृत्त। बताइए, अर्धवृत्त में कितनी सममित रेखाएं होंगी? इसको ऐसे मोड़ेंगे, इधर तो है नहीं, ऐसे मोड़ सकते हैं, यहाँ से आप दिमाग लगा सकते हैं। ऐसे अगर मोड़ते हैं तो ये हाफ जितना है वही इतना है, वही हाफ यहाँ भी है। इसको अगर इस लाइन के अनुदिश ऐसे मोड़ेंगे तो ये पूरी तरह से ढका जाएगा, यानी कि ये एक रेखा हो गई सममित रेखा। इसको मोड़ेंगे तो इधर वाला ढका जाएगा। इसके अलावे और ऐसे हो सकता है क्या? नहीं होगा। ये थोड़ा छोटा है, ये बहुत बड़ा है, ये जैसे इधर मुड़ेगा तो ये इस तरह से इसकी आकृति हो जाएगी। हमको लगता है इस तरह से आकृति हो जाएगी, इस तरह से आकृति हो जाएगी, तो ये ढकेगा नहीं। उसी प्रकार अगर हम यहाँ से मोड़ेंगे तो इतना ही दूर तक आएगा और ये ढकेगा नहीं। इसलिए हमारा सिर्फ अर्धवृत्त में एक ही सममित रेखा होगी। देखिए, जहाँ वृत्त में अनंत है, अर्धवृत्त में सिर्फ एक सममित रेखा है, अर्धवृत्त एक। उसी प्रकार अगर हम पंचभुज और षटभुज की चर्चा करते हैं, पंचभुज, चतुर्भुज तो हम लोग देख चुके। एक चतुर्भुज अगर हम इस तरह से ले लेते हैं जिसकी चारों भुजा बराबर है, वर्ग में भी बराबर होती है, लेकिन वर्ग में एक और शर्त है कि उसका चारों कोण समकोण होता है। इसमें एक ऐसा है कि ये चारों भुजा बराबर तो है, लेकिन ये कोण के बराबर है, ये कोण के बराबर है। तब इसको अगर इस लाइन के एलोंग अगर मोड़ते हैं तब तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समान है, इसे मुड़ जाएगा। इसको अगर इस लाइन के एलोंग मोड़ते हैं तो भी
ये इसको इसे ढक लेगा, यानी इस त्रिभुज को कहते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, तो समचतुर्भुज में चलिए, समचतुर्भुज में दो, समचतुर्भुज में दो। हाँ, अगर चाहेंगे कि ये मध्य रेखा और ये मध्य रेखा इसको इसे मोड़ें तो ऐसा नहीं होगा। ये बिंदु तो यहाँ चल आएगा, आधा आधा है तो इस लाइन के लोग मोड़ेंगे तो इस चल आएगा, लेकिन ये लाइन इस पर नहीं पड़ेगा, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। तो ये आप समांतर चतुर्भुज को बना करके और इसे मोड़ करके आप देखेंगे तो इसमें ये नहीं होगा। सिर्फ समचतुर्भुज में दो ही सममित रेखाएं होती हैं। अब आते हैं समपंचभुज। आगे हम लोग रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर का मतलब है कि जिसकी सभी भुजाएं बराबर होते हैं, अंग्रेजी में उसको रेगुलर कहते हैं। रेगुलर समचतुर्भुज तो हो ही गया, चतुर्भुज 4 भुजाएं हैं, और सम है तो समचतुर्भुज हो गया, जिसकी आकृति इस तरह से बनेगी। लेकिन समपंचभुज को अंग्रेजी में रेगुलर पेंटागन, इसको कहते हैं रोम्बस, इसको कहते हैं। इसके लिए एक नया शब्द है रोम्बस। चलिए उसको बाद में आप समझेंगे, आपके सिलेबस से ऊपर है, तो जैसे जैसे ऊपर ज्योमेट्री में जाएंगे कुछ अंग्रेजी शब्द दिमाग में आते ही जाएगा, शिक्षक चर्चा करेंगे उसको आप दिमाग में बैठाते चलेंगे। आइए समपंचभुज, समपंचभुज कोशिश करते हैं समपंचभुज बनाने का। चलिए, समपंचभुज में 108 डिग्री का कोण होता है, तो आप 108 डिग्री अगर बनाएंगे तो समपंचभुज बन जाएगा। चलिए, लगभग हमारा प्रयास है कि बनाते रहे हैं। चलिए, अब इस समपंचभुज में कितनी सममित रेखाएं होंगी? एक शीर्ष से सामने के मध्य बिंदु को अगर मिला देते हैं तो क्लियर है कि इधर की आकृति और इधर की आकृति समान है। हम हाथ से बनाए हैं तो इधर वाला थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन ये मध्य बिंदु को जब ऐसे हम मिलाएंगे तो ये बिंदु ये इस बिंदु पर पड़ेगा, क्योंकि ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये 90 डिग्री है तो इस पर पूरा तरह से पड़ जाएगा, ये कोण बराबर है तो ये भुजा इस पर पड़ जाएगी। तो ये एक हो गई हमारी सममित रेखा एक। उसी प्रकार इस शीर्ष से अगर इसके मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो ये हो गई हमारी रेखा दो, दूसरी सममित रेखा। ये तीसरे शीर्ष से इसको मिलाएंगे तो ये हो गया हमारा 3, और चौथा शीर्ष से इसको मिलाएंगे तो ये हो गया हमारा 4, और 5वां शीर्ष से सामने की भुजा को मिलाएंगे तो ये हो गया हमारा 5। यानी समपंचभुज में 5 सममित रेखाएं होती हैं। समपंचभुज में 5। इसको आप अपने से घर पर खुद बना करके और देखेंगे, थोड़ा लॉजिक करेंगे, आपका लॉजिक तर्क शक्ति आपका बढ़ेगा, और ज्यामिति में तर्क शक्ति का बड़ा उपयोग होता है। तो समपंचभुज हो गया। समषटभुज आप बनाएंगे, हम बना देते हैं समषटभुज। आप इसमें खुद खोजेंगे कि कितने सममित रेखाएं होंगी। समपंचभुज में 120 डिग्री का कोण बनता है, इसलिए इसको अच्छा, चूँकि ये भुजा बराबर होनी चाहिए, आइए लगभग बराबर हम कोशिश कर रहे हैं कि बने। थोड़ा सा ये बड़ा छोटा हो गया, कोई बात नहीं है। आप इसको अब इसमें खोजिए कि कितने हमारे सिमेट्री लाइन होंगे। इसको मिलाएंगे, इधर इधर बराबर होगा, तो इसमें आप, ये आपका काम है, ये आप खोजिए, बहुत अच्छा लगेगा, मनोरंजन भी होगा और आपका थोड़ा सा ज्ञान भी बढ़ेगा इसमें। ये समषटभुज हो गया। चलिए लिख देते हैं, समषटभुज में कितने होंगे, इसको आप करेंगे, अच्छा लगेगा। चलिए हम लोग अब आते हैं, एक और आप मनोरंजन कर सकते हैं। अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट आपके पास 26 गो है। ABCD, ABCDEF एंड सो ऑन, इस तरह से आएगा। अब आइए इसमें हम कुछ विचार करते हैं। क्या ए में कोई सममित रेखा है? ए में कोई सममित रेखा है? ए हम खींच दिए, इस तरह से अगर हम खींचे हैं, इसकी सममित रेखा क्या, यहाँ से इसे खींचेंगे तो नहीं ढकाएगा, क्योंकि यहाँ बंद है, यहाँ खुला है। हाँ, एक रेखा, एक कल्पना हम कर सकते हैं कि ये अगर खींचते हैं तो जैसे इधर बना हुआ है वैसे इधर बना है। ये आपको मानसिक
व्यायाम करना है, मेंटल एक्सरसाइज करना है कि इसमें हमको कहाँ सममित रेखा मिलेगी। हो सकता है किसी अल्फ़ाबेट में सममित रेखा नहीं मिले, हो सकता है किसी में 2 मिल जाए, किसी में अनंत भी मिल सकता है, जैसे ओ हमारा जस्ट वृत्त हो गया, उसमें अनंत सममित रेखाएं मिलेगी। तो कितनी सममित रेखाएं मिलेगी? बी, इसमें एक मिल गया जो कि वर्टिकल है, बी में सममित रेखा मिलेगी, मिल सकती है। अगर इसके ठीक बीचों बीच अगर हम एक लाइन की कल्पना कर लें और इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो नीचे वाला पोर्शन पूरी तरह से ढका जाएगा। इसलिए बी में भी एक सममित रेखा है जो कि क्षैतिज है, हॉरिजॉन्टल है। इस तरह से सी में देखेंगे, डी में, ई में, एफ में देखेंगे, और आप ए टू जेड अल्फ़ाबेट लिख करके और सभी में सममित रेखा खोजेंगे। कितनी सममित रेखाएं हैं, किसी में नहीं होगा तो उसकी चर्चा आप करेंगे। तो इस तरह से आपका ये सममित का कंसेप्ट अच्छा हो जाएगा। अगले दिन हम लोग ये सममित और सममित रेखा की चर्चा हम लोग किए। अगले कक्षा में हम लोग घूर्णन सममित की चर्चा करेंगे और आप देखेंगे कि उसमें भी बहुत आनंद आएगा। धन्यवाद। आप अगली कक्षा को ज़रूर देखेंगे, ये आपके लिए बेहतर रहेगा।